नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम पेपर थर्ड के लिए क्विक रिवीजन हेतु बनाया गया इस वीडियो में। इसमें हम आज बात करेंगे पॉलिटिकल रेजिस्टेंस ऑफ राजपूत रूलर्स अगेंस्ट मुस्लिम पावर। मुस्लिम शक्ति के विरुद्ध राजपूत शासकों का राजनीतिक प्रतिरोध। और सबसे पहले हम बात करेंगे मेवाड़ के रतन सिंह जी की। रतन सिंह जी के समकालीन जो दिल्ली का सुल्तान था वो अलाउद्दीन खिलजी था। और अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया, 1303 ईस्वी में आक्रमण किया और लगभग 8 माह तक दुर्ग को घेरे रखा। इस आक्रमण में सिसोदा के सामंत लक्ष्मण सिंह, जो राणा हमीर थे, हमीर सिसोदिया थे, जिन्होंने सिसोदिया वंश की जो है स्थापना की, राजवंश की स्थापना की, उनके दादा लक्ष्मण सिंह अपने 7 पुत्रों सहित यहाँ मारे गए। 26 अगस्त 1303 को चित्तौड़ का प्रथम शाखा हुआ और इस प्रथम शाखा में रतन सिंह, उसके सेनापति गोरा और बादल, गोरा पद्मिनी का चाचा और बादल पद्मिनी का भाई, इनके नेतृत्व में केसरिया हुआ। और पद्मिनी के नेतृत्व में 1600 राजपूत महिलाओं द्वारा जौहर किया गया। तो ये जो चित्तौड़ का प्रथम शाखा था वो 26 अगस्त 1303 को हुआ। चित्तौड़ पर अलाउद्दीन का अधिकार हो गया और चित्तौड़ का शासन उसके पुत्र खिज्र खां को सौंप दिया अलाउद्दीन खिलजी ने। चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद रखा गया। और खिज्र खां ने, जो अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र था, उसने गंभीरी नदी पर पुल बनवाया और शिलालेख उसके अंदर चुनवाया, जिससे मेवाड़ के इतिहास के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त होती है। अमीर खुसरो इस युद्ध के समय पर साथ में था अलाउद्दीन खिलजी के, और उसने युद्ध का सजीव वर्णन किया है तारीख अलाई खजाइन उल फुतू के अंदर। जो खजाइन उल फुतू या तारीख अलाई जिसको हम कहते हैं, वो अमीर खुसरो ने लिखा है और इसमें इस युद्ध का वर्णन किया गया है। तो एक बार फिर हम रिवाइज करते हैं। रतन सिंह जी के समय जो दिल्ली का सुल्तान था वो अलाउद्दीन खिलजी था। उसने 1303 में आक्रमण किया और 8 माह तक दुर्ग को घेरे रखा। इस आक्रमण में जो सिसोदा के सामंत लक्ष्मण सिंह जी थे वो 7 पुत्रों सहित लड़ते हुए मारे गए। 26 अगस्त 1303 को चित्तौड़ का प्रथम शाखा हुआ। इसमें रतन सिंह, इनके सेनापति गोरा बादल के नेतृत्व में केसरिया किया गया और पद्मिनी के नेतृत्व में 1600 राजपूत महिलाओं द्वारा जौहर किया गया। अधिकार अलाउद्दीन का हो गया चित्तौड़ पर। उसके पुत्र खिज्र खां को यहाँ का शासन सौंप दिया और चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद रख दिया गया। खिज्र खां ने गंभीरी नदी पर पुल बनवाया और उसमें शिलालेख चुनवाया। इस युद्ध का जो वर्णन करते हैं अमीर खुसरो, वो किया है उन्होंने तारीख अलाई या खजाइन उल फुतूह में। अब बात करते हैं महाराणा प्रताप की। महाराणा प्रताप के समय अकबर ने इन अधीनता स्वीकार कराने के लिए 4 शिष्टमंडल भेजे थे महाराणा प्रताप के पास। अकबर के द्वारा भेजे गए जो 4 शिष्टमंडल थे, उनमें सबसे पहले इन्होंने जलाल खां कोरची को भेजा नवंबर 1572 में। फिर 73 के अंदर मान सिंह, फिर भगवंत दास और फिर टोडरमल। इस तरह से 4 शिष्टमंडल अधीनता स्वीकार करवाने के लिए अकबर ने महाराणा प्रताप के पास भेजे थे, पर महाराणा प्रताप ने अधीनता स्वीकार नहीं की। तो एक बार फिर हम यहाँ देख लेते हैं। जलाल खां कोरची, मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल। जमा जय माँ भट्टो, इस तरह से आप याद रखें। तो जलाल खां कोरची, मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल को भेजा, लेकिन महाराणा प्रताप ने अधीनता स्वीकार नहीं की। उसके बाद जो युद्ध होता है वो है हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी के युद्ध की जो योजना अकबर द्वारा बनाई गई, वो योजना बनाई गई थी मैगजीन दुर्ग में। और यहाँ जो भेजा गया था इस युद्ध के लिए मान सिंह को हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर के द्वारा। और ये जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था वो 18 जून 1576 को हुआ है। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार इस युद्ध की जो तारीख है वो 21 जून 1576 बताई गई है। मुगल सेना की अगर बात की जाए तो मुगल सेना में हरावल भाग का नेतृत्व जो किया था वो जगन्नाथ कछुआ द्वारा किया गया। और प्रताप की सेना के हरावल भाग का नेतृत्व जो किया वो पठान सेना नायक था हकीम खां सूर, उसके द्वारा किया गया था।
वीर विनोद के अनुसार जो शामल दास ने लिखा है, हल्दी घाटी युद्ध में मुगल सेना की संख्या 80,000 थी। अब यदि संख्या की अगर बात की जाए तो वीर विनोद के अनुसार जो मेवाड़ के जो सैनिक थे वो थे 20,000 और मुगल जो सैनिक थे वो थे 80,000। तो यहाँ अगर अनुपात देखें तो 1:4 के अनुसार यहाँ पर सेना की संख्या थी महाराणा प्रताप और मुगल सेना के बीच में। तो एक बार इसको वापस हम रिवाइज करते हैं। महाराणा प्रताप के पास 4 शीर्ष मंडल भेजे अकबर के द्वारा, जलाल खां कोरची, मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल। हल्दी घाटी युद्ध की बात करें तो इसकी योजना मैगजीन दुर्ग में बनी है। 18 जून 1576 को ये हुआ था। गोपीनाथ शर्मा इसकी तारीख जो है वो 21 जून बताते हैं। मुगल सेना के हरावल भाग का नेतृत्व जगन्नाथ कछवा ने किया। प्रताप की सेना के हरावल भाग का नेतृत्व हकीम खां सूर ने किया। पठान जो है सेना नायक था। वीर विनोद के अनुसार हल्दी घाटी युद्ध में मुगल सेना की संख्या 80,000 थी। हल्दी घाटी युद्ध में हाथियों की लड़ाई भी मुख्य रूप से उल्लेखनीय है। यहाँ प्रताप की तरफ से जो हाथियों ने जिस इस युद्ध में भाग लिया था उनमें राम प्रसाद और लूना प्रमुख है। इसी तरह से मुगलों की तरफ से गजमुक्ता, गजराज व रणमंदर ये हाथी मुगलों की तरफ से इस युद्ध में उपस्थित थे। यहाँ जो राम प्रसाद जो हाथी था वो अकबर की सेना मुगल सेना के हाथ लग गया था और अकबर ने राम प्रसाद का नाम पीर प्रसाद रख दिया था। और इस लड़ाई में अगर बात की जाए, युद्ध में अगर हम बात करें तो जब प्रताप घायल हो गए थे तो उनका जो राज्य चिन्ह है वो झाला विदा ने धारण किया था। उसके बाद वो वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो झाला विदा ने राज्य चिन्ह धारण किया और प्रताप को मैदान से बाहर जाना पड़ा। इस युद्ध के बारे में अलग अलग मत हैं इसके परिणाम के बारे में, लेकिन मुख्य रूप से हम बात करें तो प्रश्न जहाँ से बनते हैं वो बात करते हैं। अब्दुल कादिर बदायूनी ने गोगुंदा का युद्ध इसे कहा है। मुंतखाब उत तवारीख में इस युद्ध का वर्णन किया है अब्दुल कादिर बदायूनी ने। अबुल फजल ने अकबरनामा पुस्तक में इसे खमनोर का युद्ध कहा है और कर्नल जेम्स टोड ने इसे मेवाड़ की थर्मोपोली कहा है। इसी के बाद अगर हम बात करें तो अकबर यहाँ भी सफल नहीं हो सका महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार कराने में। तो उसके पश्चात हल्दी घाटी युद्ध के बाद 1577 से 80 के बीच में शाहबाज खां को भेजा गया। शाहबाज खां ने मेवाड़ पर 3 बार आक्रमण किया। ये प्रश्न भी आरपीएससी में पूछा गया है कि शाहबाज खां ने मेवाड़ पर कितनी बार आक्रमण किया। तो 3 बार शाहबाज खां ने आक्रमण किया 77 से 80 के बीच में। हल्दी घाटी के युद्ध के साथ ही एक और युद्ध जो महाराणा प्रताप के समय याद रखना है वो है दिवेर का युद्ध। ये 1582 ईस्वी में हुआ था। इसमें महाराणा प्रताप ने अकबर के जो चाचा या काका जो थे सुल्तान खां उसको हराया था और इस युद्ध को कर्नल टॉड ने मेवाड़ का मैराथन कहा है। एक बार वापस हम रिवाइज करते हैं। हाथियों की लड़ाई, इस युद्ध को जो हल्दी घाटी का युद्ध है उसको हाथियों का युद्ध भी कहा गया है। बादशाह बाग की भी इसको संज्ञा दी गई है। इसके अलावा हम यहाँ देख रहे हैं कि अब्दुल कादिर बदायूनी ने गोगुंदा का युद्ध कहा, अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध कहा, कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ की थर्मोपोली कहा है। हाथियों की लड़ाई की अगर बात करें तो प्रताप की तरफ से राम प्रसाद और लूना हाथी थे इस युद्ध में। इसी तरह से मुगलों की तरफ से गजमुक्ता, गजराज, रणमंदर था। अकबर के हाथ जो है ये प्रताप का जो की तरफ से जो हाथी था राम प्रसाद वो अकबर के हाथ लग गया था तो उसका नाम उसने बदल करके पीर प्रसाद रख दिया था। प्रताप के घायल होने पर जो राज्य चिन्ह धारण किया था वो झाला विदा ने किया था। शाहबाज खां की बात करें तो शाहबाज खां ने मेवाड़ पर 3 बार आक्रमण किया 1577 से 80 के मध्य। दिवेर का युद्ध 1582 ईस्वी में हुआ था। इसमें सुल्तान खां को हराया था महाराणा प्रताप ने और कर्नल जेम्स टोड ने इसे मेवाड़ का मैराथन कहा है दिवेर के युद्ध को। बात करते हैं चंद्रसेन की। मारवाड़ के शासक हैं चंद्रसेन। इनको प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है। विस्मृत नायक, भूला बिसरा राजा या मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि
जिस प्रकार प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, उसी तरह से चंद्रसेन भी एक ऐसे राजा थे जिन्होंने कभी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। 1570 ईस्वी में जब नागौर दरबार लगा था, उसमें अकबर की अधीनता इन्होंने स्वीकार नहीं की थी और हमेशा मुगल सेना का सामना किया। भादरा जून और सिवाना में रहकर इन्होंने मुगल सेना का बखूबी सामना किया, किंतु अधीनता स्वीकार नहीं की। रणथंबोर के हमीर देव चौहान की बात करते हैं। हमीर देव चौहान के समय जलालुद्दीन खिलजी द्वारा आक्रमण किया गया था 1290 ईस्वी में, और सवाई माधोपुर का जो झाइन दुर्ग है उस पर आक्रमण करके अधिकार कर लिया था। और उसके पश्चात रणथंबोर दुर्ग पर भी आक्रमण कर उसको अधिकार करना चाहते थे, लेकिन असफल हो गए, उस पर अधिकार नहीं कर सके रणथंबोर के दुर्ग पर। और लौटते वक्त यही कहा था, मैं ऐसे दुर्ग को मुसलमान के एक बाल के बराबर नहीं समझता। तो इस तरह से अगर जलालुद्दीन की बात की जाए तो झाइन दुर्ग पर तो अधिकार कर लिया, किंतु रणथंबोर दुर्ग पर वो अधिकार नहीं कर पाए। 1299 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने फिर इनके बाद आक्रमण किया, और 1299 ईस्वी के अंदर उलुग खां, नुसरत खां व अलप खां के नेतृत्व में सेना भेजी, और इन्होंने भी जाहिन दुर्ग पर अधिकार कर लिया। हमीर की ओर से जो इस युद्ध में सेनापति भीम सिंह और धर्म सिंह भेजे गए और इन्होंने भाग लिया इस युद्ध में। इनके नेतृत्व में सेना भेजी गई। हमीर की सेना की विजय हुई इसमें, जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया, और लौटते वक्त हिंदुवाट घाटी युद्ध हुआ जिसमें भीम सिंह मारा गया था। तो अगर हम बात करें हमीर देव चौहान के समय की, तो हमीर देव चौहान के समय पर जलालुद्दीन ने आक्रमण किया, झाइन दुर्ग पर आक्रमण करके अधिकार कर लिया, किंतु रणथंबोर दुर्ग पर अधिकार करने में असफल रहे, और फिर जाते हुए कहा था, मैं ऐसे दुर्ग को मुसलमान के एक बाल के बराबर नहीं समझता। 1299 ईस्वी में जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया, तो जो सेना भेजी अलाउद्दीन खिलजी ने, वो उलुग खां, नुसरत खां और अलप खां के नेतृत्व में सेना भेजी और झाइन दुर्ग पर अधिकार कर लिया। इसमें हमीर के जो सेनापति है भीम सिंह और धर्म सिंह ने हमीर की तरफ से युद्ध में भाग लिया। हमीर की सेना की विजय हुई। लौटते वक्त हिंदवाद घाटी युद्ध में भीम सिंह मारा गया। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दोबारा जब आक्रमण किया गया, तो नुसरत खां के नेतृत्व में सेना भेजी और साथ में उलुग खां भी था। और जब दोबारा आक्रमण हुआ तो नुसरत खां यहाँ मारा गया, और हमीर के जो सेनापति थे यहाँ पर युद्ध में, वो रणमल और रतिपाल थे। इनको अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी तरफ मिला लिया, और 11 जुलाई 1301 ईस्वी को हमीर के नेतृत्व में केसरिया व हमीर की रानी रंग देवी के नेतृत्व में जौहर हुआ। ये राजस्थान का प्रथम शाखा था, जो 11 जुलाई 1301 को हुआ। राजस्थान का प्रथम शाखा रणथंबोर का शाखा है। रंग देवी और उसकी पुत्री देवल ने पद्मला तालाब में कूद करके जौहर कर लिया। इतिहासकार अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी की रणथंबोर विजय के बाद ये कहा, आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। तो दोबारा जब आक्रमण किया रणथंबोर पर, नुसरत खां के नेतृत्व में सेना भेजी। उलुग खां भी यहाँ साथ में था। हमीर के सेनापति थे रणमल और रतिपाल। इनको अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी तरफ मिला लिया। 11 जुलाई 1301 ईस्वी को हमीर के नेतृत्व में केसरिया और रानी रंग देवी के नेतृत्व में जौहर हुआ। ये राजस्थान का प्रथम शाखा है जो रणथंबोर में हुआ। रंग देवी और उनकी पुत्री देवल दे, इन्होंने पद्मला तालाब में कूद करके जौहर कर लिया। इतिहासकार अमीर खुसरो ने रणथंबोर विजय के बाद, अलाउद्दीन खिलजी की रणथंबोर विजय के बाद कहा, आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। अब बात करते हैं जालोर के कानड़ देव चौहान की। कानड़ देव चौहान के समय अलाउद्दीन खिलजी ने 1305 ईस्वी में एन उल मुल्क मुल्तानी के नेतृत्व में जालोर पर आक्रमण हेतु सेना भेजी थी। इस समय 1305 ईस्वी में कानड़ देव व अलाउद्दीन के मध्य संधि हो गई थी, किंतु उसके पश्चात दोबारा सिवाना पर आक्रमण हुआ। सिवाना दुर्ग पर आक्रमण किया अलाउद्दीन खिलजी ने कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में, और 1308 ईस्वी में सिवाना दुर्ग पर आक्रमण किया। और इस समय जो कानड़ देव चौहान के जो सेनापति थे बावला पंवार, इन्होंने विश्वासघात किया। यहाँ जो दुर्ग के जो शासक थे
वो शीतल देव थे, उनके नेतृत्व में केसरिया हुआ। वो मेणा दे के नेतृत्व में यहाँ जौहर हुआ। और सिवाना का जो नाम है वो खेराबाद रख दिया गया। जो जालोर का जो दुर्ग है उसकी कुंजी सिवाना दुर्ग ही है। तो पहले सिवाना दुर्ग पर आक्रमण हुआ। सिवाना दुर्ग पर अधिकार कर लिया अलाउद्दीन खिलजी ने। कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में सेना भेजी और जो सेनापति थे कानड़देव चौहान के बावला पवार, उन्होंने यहाँ विश्वासघात किया। और जो शासक थे यहाँ पे सिवाना दुर्ग के, वो शीतल देव थे, उनके नेतृत्व में केसरिया हुआ और मेनादे के नेतृत्व में जौहर हुआ। सिवाना का नाम बदल करके खेराबाद रख दिया गया और यहाँ की जिम्मेदारी जो सौंप दी वो सौंप दी कमालुद्दीन गुर्ग को। तो कानड़देव चौहान के समय 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन ने ऐन उल मुल्क मुल्तानी के नेतृत्व में जालोर पर आक्रमण हेतु सेना भेजी थी, किंतु उस समय संधि हो गई थी। उसके पश्चात 1308 ईस्वी में सिवाना दुर्ग पर आक्रमण किया कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में। बावला पहाड़ जो सेनापति थे कानड़देव चौहान के, जो सेनापति थे उस समय पे, इन्होंने विश्वासघात किया। वहाँ के शासक शीतल देव के नेतृत्व में केसरिया हुआ और मेणा दे के नेतृत्व में जौहर हुआ। अलाउद्दीन ने सिवाना का नाम बदल करके खेराबाद रख दिया। 1311 ईस्वी में जालोर का साका हुआ। इस समय सेनापति मलिक नाइब के नेतृत्व में जालोर पर आक्रमण किया गया। कानड़ देव के सेनापति दहिया बीका थे, इन्होंने विश्वासघात किया और कानड़ देव चौहान व उसके पुत्र वीरम देव ने केसरिया व कानड़ देव की रानी जेतल दे के नेतृत्व में महिलाओं ने जौहर किया। तो 1311 ईस्वी में जालोर का साका हुआ और अलाउद्दीन ने विजय के पश्चात जालोर का नाम जलालाबाद रख दिया। तो जालोर का साका 1311 ईस्वी में मलिक नाइब के नेतृत्व में आक्रमण किया। कानड़ देव के सेनापति दहिया बीका थे, इन्होंने विश्वासघात किया। कानड़ देव चौहान और उनके पुत्र बीरम देव ने केसरिया किया और कानड़ देव की रानी जेतल के नेतृत्व में महिलाओं द्वारा जौहर किया गया और अलाउद्दीन ने विजय के पश्चात जालोर का नाम जलालाबाद रख दिया। अब बात करते हैं मारवाड़ के मालदेव की। तो मालदेव के समय पर गिरिसुमेल युद्ध हुआ 1544 ईस्वी में। शेरशाह सूरी ने आक्रमण किया और मालदेव की जो सेनापति थे वो थे जेता और कूपा। शेरशाह सूरी ने मालदेव के मन में इनके विरुद्ध अविश्वास उत्पन्न कर दिया था और ये बात मालदेव को पता लगी कि ये जेता और कूपा ने विश्वासघात किया है। इस तरह का स्थिति उसने उत्पन्न की थी शेरशाह सूरी ने। तो अविश्वास हो गया मालदेव को अपने ही सेनापतियों के ऊपर और मालदेव वापस उस युद्ध क्षेत्र से लौट गया, जोधपुर चला गया। लेकिन जेता कूपा ने अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए कम सेना के साथ ही डट कर मुकाबला किया शेरशाह सूरी की सेना का। शेरशाह सूरी की सेना पर आक्रमण किया और यहाँ पर लगभग हारते हारते शेरशाह सूरी बड़ी मुश्किल से यहाँ पर जीता। और इस जीत के बाद शेरशाह सूरी ने कहा था कि एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। और यहाँ मेहरानगढ़ की जो जिम्मेदारी है वो शेरशाह सूरी ने खवास खां को दी। इसी तरह से जेतारण में अकबर ने भी आक्रमण किया था जिसमें मालदेव की हार हुई थी। तो मालदेव के समय पर मुख्य रूप से हमें जो याद रखना है वो गिरिसुमेल का युद्ध 1544 ईस्वी में हुआ। शेरशाह सूरी ने आक्रमण किया। मालदेव के जो सेनापति थे वो थे जेता कूपा और यहाँ पे लगभग हारते हारते शेरशाह सूरी जीता था और फिर जीत के बाद कहा था एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। यहाँ उसके बाद शेरशाह सूरी ने मेहरानगढ़ की जो जिम्मेदारी है वो खवास खां को दी थी। तो इस वीडियो में हमने इस पूरे चैप्टर का क्विक रिवीजन किया है। अब हम बात करते हैं हमारे मॉक टेस्ट की जो प्री एग्ज़ाम हम ले रहे हैं। पूरे सिलेबस पर आधारित एक पूरा टेस्ट प्री एग्ज़ाम होगा। वो 10 दिसंबर 2023 को वो टेस्ट होगा। इसके लिए आप रजिस्टर कर सकते हैं, ये बिल्कुल फ्री है और ऑनलाइन मोड पे टेस्ट होगा। और इसके लिए आपको रजिस्टर करना होगा और रजिस्टर करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में एक लिंक आपको दिया गया है, तो उस पर जा कर के पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्री आप रजिस्टर कर सकते हैं और इस टेस्ट को ज़रूर दें
तो इसमें आप अपनी तैयारी परखेंगे और उसके बाद 10 दिसंबर के बाद में जितना भी समय आपको मिलता है तैयारी करने का, तो उसमें अपनी जो भी कमियां हैं उनको सुधार करके आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे एक और क्विक रिवीजन की वीडियो में। धन्यवाद।